हेलो एवरीवन। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको याद है कि हम 100 क्वेश्चन जो है हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज 101 से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग ए प्री नेटल एग्जामिनेशन, एक प्री नेटल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। ए नर्स ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द आर एस नेगेटिव क्लाइंट। एक आर एस नेगेटिव महिला है, उससे ब्लड ले जो ब्लड का सैंपल है वो लेते हैं। ब्लड सैंपल लिया है, और ब्लड सैंपल क्यों लिया है? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, नर्स एक्सप्लेन दैट एन इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट विल बी परफॉर्म टू प्रिडिक्ट द वेदर द फीटस इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। मतलब क्यों लिया है वो ब्लड सैंपल? क्योंकि जो है वहाँ हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट है उससे हम कौन सी वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो बेटा, पहली चीज़ तो ये समझें आप कि आर एस जो फैक्टर होता है उसे पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो टेस्ट करते हैं बच्चे के अंदर, कि बच्चे के अंदर आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका पता कर कैसे करें। तो एक होता है डायरेक्ट टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट मीन्स बच्चे से ही आप ब्लड ड्रॉ करें, उसे डायरेक्ट टेस्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट टेस्ट में माँ का ब्लड लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया ए नर्स ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द आर एच नेगेटिव क्लाइंट, उस पर पेशेंट से ले रहा है, मतलब कि माँ से ले रहा है एक्चुअल में, तो वो इनडायरेक्ट टेस्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से दो दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं आपके, कि इनडायरेक्ट टेस्ट क्या है और डायरेक्ट टेस्ट क्या है। डायरेक्ट टेस्ट में हम किससे ब्लड लेते हैं और इनडायरेक्ट टेस्ट में हम किससे ब्लड लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टेस्ट में माँ से ब्लड लिया जाता है, जबकि डायरेक्ट टेस्ट में उस बच्चे से ही लिया जाता है। तो पहली क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो कॉम टेस्ट है वो किसके बारे में बताता है, जो आर एस इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बताएगा, कि जो माँ का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर जो आर एस फैक्टर प्रेजेंट है, क्या वो सेम बच्चे के अंदर प्रेजेंट है या उसका विपरीत प्रेजेंट है। अगर विपरीत अपोजिट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या बना लेगा भाई, एंटीबॉडी जो है उनका फॉर्मेशन कर लेगा। और एंटीबॉडी बनने की वजह से, आपस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं उनका हेमोलाइसिस हो जाएगा, वो सेल टूटने लगेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक जो समस्या है वो पनप जाएगी। तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि इनडायरेक्ट टेस्ट किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो है एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया है, दूसरा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी है, या फिजियोलॉजिक हाइपरबिलिरुबिनिया कंडीशन है। तो यहाँ पर जो आंसर है मैं बता चुका हूँ भैया, कि यहाँ पर आंसर जो होगा आपका एक्यूट हीमोलाइटिक जो एनीमिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट है आर एच पॉजिटिव बच्चे के साथ में, और वो खुद आर एच नेगेटिव है, तो एक्चुअल में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसका असर जो है ज़्यादा बच्चे पे नहीं आता है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो क्या होता है कि जो पहली प्रेगनेंसी थी उसकी वजह से जो है माँ के अंदर क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाती हैं किसके रिगार्डिंग, उस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होती है, फिर दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम माँ को जो है आर एच जीरो इम्यूनोग्लोबिन जो है माँ को देते हैं, और आर एच जीरो इम्यूनोग्लोबिन का जो डोज होता है वो विथिन 72 आवर माँ को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन जो आता है साहब, वो आ जाएगा आपका 102। 102 क्या कहता है, देखते हैं साहब, कि व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस ए नर्स कैन गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन इन द हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कि आपको कोई एडवाइस करना है, और एक महिला है जो प्रेग्नेंट है उसे आपको एडवाइस करना है, और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। आप क्या एडवाइस कर सकते हैं? कट डाउन ऑन ड्रग, एल्कोहल एंड सिगरेट, कि आपको कम कर देना चाहिए जो आप ड्रग का सेवन कर रहे हैं, जो आप एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, और जो आप सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। तो बेटा कम क्यों करना है, इन्हें कम क्यों करना, इन्हें तो पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करो ना। तो कट डाउन बोला है, मतलब कि कम कर देना है, नहीं कि ख़त्म कर देना है। तो ये तो बढ़िया आंसर नहीं हुआ। अवॉइड ड्रग एंड रिफ्रेन फ्रॉम द स्मोकिंग, एनाल्जेसिक्स एंड इंजेस्टिंग एल्कोहल, कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, और रेफ्रेन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए आपको स्मोकिंग से एंड एल्कोहल से। तो आपको मतलब क्या है, ड्रग भी नहीं लेनी है, और आपको स्मोकिंग वगैरह और एल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है। दूसरा वाला ऑप्शन ये कहता है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको कहता है कि आप स्मोकिंग को अवॉइड करो, लिमिटिंग
एल्कोहल कंजप्शन। लिमिट का मतलब होता है लिमिट में लेना, जैसे बोलते हैं ना, ये तो जो है एल्कोहल को लिमिट में लेते हैं भाई, इससे ज़्यादा असर नहीं आएगा। और कुछ बोलते हैं कि ये तो लिमिट से ओवर हो गया, अपनी लिमिट से ज़्यादा ले लिया इसने। लिमिट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट लेगा वो, और उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लेगा। बेटा यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में अगर एक टपका भी, एक बूंद भी अगर वो लेता है, एक ड्रॉप भी अगर सेवन कर रहा है, तो वो बच्चे के लिए नुकसान हो सकती है। तो आपको एल्कोहल को जड़ से, मतलब कि आपको बिल्कुल ही परहेज करना है, आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, लिमिट नहीं करना है, कंप्लीटली स्टॉप करना है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से रॉन्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, टेक ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग स्पेशली इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है आपको ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेनी है। नहीं बेटा, पहले में भी नहीं लेनी है। पहले में हमें बात पहले की चल रही है, और पहले में इसलिए नहीं लेनी है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं वो 12 वीक तक कंप्लीट हो जाते हैं। 8 से 12 वीक के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारे कंप्लीटली बन चुके होते हैं। तो जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग है, तो वो कब आते हैं बेटा, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं देन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इस वजह से हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं कि लिमिट करना चाहिए। तो पहले में कट डाउन मतलब कि कम करने के लिए बोला है, थर्ड में लिमिट करने के लिए बोला है, और सेकेंड में सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला है, जो कि बहुत बढ़िया आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो सकता है, वो आपका आंसर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 यहाँ पर बेटर आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 103 आ जाता है। देखते हैं 103 को। ड्यूरिंग ए रूटीन विजिट, जो रूटीन विजिट होती है वो हम कर रहे हैं टू द प्रीनेटल क्लिनिक। प्रीनेटल क्लिनिक पर गए, एक क्लाइंट लिसन टू द फीटल हार्ट बीट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पेशेंट है, मतलब जो माँ है, पेशेंट का मतलब जो माँ है, उसने पहली बार बच्चे की हार्ट बीट जो है सुनी है। द क्लाइंट कमेंटिंग ऑन हाउ रैपिड इट इज़। और जो पेशेंट है, जब वो उसकी बच्चे की जो हार्ट रेट है उनको जब सुनता है, तो उसके बाद में वो कमेंट करता है कि देखो ये कितनी तेज़ है। इट इज़ अपीयर फ्राइटेंड, मतलब एकदम वो डरा हुआ सा प्रतीत हो रही है। वो माँ जो है वो एकदम डर गई है, इतनी हार्ट बीट इतनी तेजी से चल रही है उसको सुन के। एंड आस्क वेदर दिस इज नॉर्मल, और वो पूछती है कि क्या ये नॉर्मल है। द नर्स शुड रेस्पॉन्ड द हार्ट रेट इज। अब हमें हार्ट रेट के बारे में रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, और हम उसे, जो माँ है, वो जो डरी हुई माँ है, उसे किस तरीके से रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को समझ गए हो तो इसमें से आंसर करने की कोशिश करो। पहला ऑप्शन है यूजली रैपिड एंड इज इन द एक्सपेक्टेड रेंज, कि ये रैपिड है और एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है। दूसरा, यूजली रैपिड के ये हमेशा लगभग जो है रैपिड होती है, एंड ट्वाइस द मदर पल्स रेट, कि जो माँ की पल्स रेट होती है, जो माँ की पल्स रेट होती है उसका डबल होती है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, रैपिड बट आई हैड वी मोर कंसर्न इफ इट वर स्लो, कि बढ़िया है, ठीक है, रैपिड है, बट अगर ये स्लो होती तो हमें कंसर्न करने की जरूरत है, अभी कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसा थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है। चौथा, रैपिड बट इट इज अकोमोडेट द फीटस न्यूट्रिशनल नीड, कि ये रैपिड है, हाँ है तो तेज है, बट ये क्या होती है, अकोमोडेट करेगी जो बच्चे की जो नीड है, न्यूट्रिशन की डिमांड है, उसे फुलफिल करने का काम करेगी। बताओ ये क्या है। ठीक है ना, आपको बताना है। तो भैया ये रैपिड नहीं है। पहली बात, जो आपको रैपिड दिखा सुनाई दे रही है वो एक्चुअल में रैपिड नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट होती है उससे रैपिड होती है, न कि रैपिड है ये। मेरी बात समझना, दो चीज़ें हैं। एक तो अबनॉर्मल रैपिड है, जैसे अगर मैं बात करूं कि बच्चा जो है उसके अंदर 120 से 160 के आसपास जो है नॉर्मल है, उसके अंदर 120 से 160 होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया उसके अंदर 150 आ रही है, बताओ ये नॉर्मल है, रैपिड है या स्लो है। तो बच्चे के अंदर, बच्चे के सापेक्ष में अगर बात की जाएगी तो ये नॉर्मल है, नहीं कि रैपिड है, पहली बात। अच्छा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जो बच्चे के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो हमसे रैपिड होती है या हमारे बराबर नॉर्मल होती है या फिर स्लो होती है, तो हमसे रैपिड होती है। दोनों क्वेश्चनों का, दोनों मीनिंग का अगर मीनिंग समझ चुके हो आप, ठीक है ना, तो आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो भाई, जो इसमें से आप रिमूव कर सकते हैं उस ऑप्शन को तो बिल्कुल रिमूव कर दें, कि यूजली रैपिड होती है और ट्वाइस होती है मदर पल्स रेट। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मदर की जो पल्स रेट होती है उसका डबल होता है, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना। दूसरा, तीसरा नंबर का ऑप्शन देखें, रैपिड, रैपिड है तो ये रैपिड नहीं है भाई, ये तो नॉर्मल है। ठीक है ना, थोड़ा सा रैपिड होना ठीक है, ये रैपिड नहीं है,
रैपिड है, रैपिड नहीं है, नॉर्मल रेंज में है। चौथा भी रैपिड दिया हुआ है जो कि गलत है। यूजली रैपिड होती है, तो मतलब लगभग रैपिड होती है, ये सापेक्ष की बात कर रहा है। रैपिड होती है साहब, बट उस सापेक्ष में नहीं है जिस सापेक्ष में ये बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी इज इन द एक्सपेक्टेड रेंज, बट ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है, मतलब नॉर्मल है। जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है उससे तो रैपिड है, बट ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है। इस क्वेश्चन को समझ जाना है। फिर भी अगर आपको किसी को इश्यू होता है, नहीं समझ पाते हो, तो मुझे एक बार फिर से कॉन्टेक्ट करना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जाके बता देना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 104। देखते हैं 104 क्वेश्चन क्या कहता है। वेन इन्वॉल्व इन द प्रीनेटल टीचिंग, हम एक प्रीनेटल टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं न। ए नर्स शुड इन्फॉर्म क्लाइंट दैट देयर इज ए इंक्रीज इन वेजाइनल सेक्रीशन। जो नर्स है वो बता रही है पेशेंट को कि आपके अंदर जो है वेजाइनल सेक्रीशन बढ़ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उन्हें हम ल्यूकोरिया बोलेंगे। व्हाट कॉज दिस इंक्रीज, ये किस कारण से जो है इन सिक्रीशंस का जो बढ़ना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये हमें समझाना है उसको, ठीक है। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं साहब। देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में। पहला ऑप्शन कि मेटाबॉलिक रेट की वजह से ही ऐसा ल्यूकेरिया जो है, या जो वेजाइनल सिक्रीशंस हैं, जो ल्यूकोरिया है या वेजाइनल सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन, हाँ सर, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन से बढ़ सकते हैं। सिक्रीशन फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं वो लिब्रिकेशन के लिए होते हैं, और ये लिब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग कोइटस। तो ये जो सिक्रीशंस है भाई, ये सिक्रीशन ओनली आपके कोइटस के दौरान आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, कोइटस के दौरान आ रहे हैं। जब हम इंटरकोर्स करेंगे तो बार्थोलिन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस आते हैं वो लिब्रिकेशन के लिए आते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड से सिक्रीशन जो है प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं आ रहे हैं, ये तो कब आते हैं, इंटरकोर्स के दौरान आते हैं। सप्लाई ऑफ सोडियम क्लोराइड टू बी वेजाइनल वॉल, ऐसा कोई रीजन है क्या, नहीं साहब ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसका बढ़िया आंसर ये हो सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ जो एस्ट्रोजन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कौन सी कंडीशन के लिए, ल्यूकोरिया कंडीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका 105। देखते हैं 105 को। ए क्लाइंट हु इज 28 वीक इनटू हर सेकेंड प्रेगनेंसी, एक पेशेंट है जो 28 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, और सेकंड प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी नहीं है उसकी, सेकंड प्रेगनेंसी है, इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग एडिमा इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब कि पैरों के अंदर क्या हो रहा है, तो उसके अंदर एडिमा जो है, स्वेलिंग जो है वो आ रही है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। द नर्स एडवाइज रेस्ट विद द लेग एलिवेटेड, जो नर्स है वो पेशेंट को एडवाइज करती है, सलाह देती है कि उसे जो है जब रेस्ट करे तो लेग को एलिवेट करना चाहिए। एंड प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन, और डाइटरी इंस्ट्रक्शन भी देती है। व्हाट एल्स शुड द नर्स सजेस्ट, तो इसमें क्या उसे जो है सजेस्ट करना चाहिए। ए प्रेफर्ड डाइट विल बी इंक्लूड फेवरेट फूड, कि जो फेवरेट फूड है उनको प्रेफर्ड जो डाइट होगी वो उनको इन्वॉल्व करेगी। तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी फेवरेट फूडों को आप इन्वॉल्व करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ आपके लिए मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में कोई फिक्स डाइट नहीं होती है कि जिसे आपको फॉलो करना पड़े, ठीक है ना। कहीं भी आपने नहीं देखी होगी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट, जबकि आपने देखा होगा जैसे कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट है तो उसकी स्पेसिफिक डाइट हो सकती है, कोई पेशेंट लीवर डिजीज़ के साथ में ग्रसित है तो उसकी अलग जो है डाइट हो सकती है। बट ऐसा पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी में है उसे कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। अगला देखें कि न्यूट्रिशनलिस्ट जो है शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ए डाइट, तो यहाँ पर न्यूट्रिशनलिस्ट या डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें कोई स्पेसिफिक डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ तो हमें कोई स्पेसिफिक डाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास में किसी भी डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। द फूड सेलेक्टेड डू नॉट नीड टू हैव ए लो साल्ट कंटेंट, कि जो हम फूड सेलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, हैव ए लो साल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो साल्ट कंटेंट कैसा होना चाहिए, साल्ट कंटेंट भाई नॉर्मल होना चाहिए, ना लो होना चाहिए और ना ही हाई होना चाहिए। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अमाउंट है भाई साहब वो नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, ये चीज़ समझें। अगला है कि द क्लाइंट शुड बी रेफर टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट द प्रीनेटल क्लिनिक, तो कि उसे रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना समझना है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बढ़िया आंसर होगा, ठीक है ना।
तो हमें क्या समझाना है, क्या सजेस्ट करना है, इसके अलावा ये पूछा था। तो हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है लो साल्ट कंटेंट नहीं खाना है। क्लियर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो 106 आ जाता है। देखते हैं 106 को। व्हाट इज द रिकमेंडेशन, व्हाट इज द रिकमेंडेशन शुड ए नर्स गिव टू क्लाइंट हु हैव फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक पेशेंट है जो क्या हो गया, उसे फ्लूइड का रिटेंशन हुआ है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम क्या उसे रिकमेंड करें, क्या उसे समझाएं। डिक्रीज फ्लूइड इंटेक कि वो फ्लूइड खाना, मतलब फ्लूइड को जो लेना बंद कर दें। तो फ्लूइड लेना बंद नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। फ्लूइड तो नॉर्मल अमाउंट में चाहिए चाहिए, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूइड की भी काफ़ी सारी आवश्यकता होती है। दूसरा, मेंटेन है लो सोडियम डाइट। सोडियम डाइट लो नहीं लेनी है, सोडियम डाइट नॉर्मल लेनी है, ना ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है। उसी तरीके से फ्लूइड इनटेक ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, हमें नॉर्मल फ्लूइड इनटेक भी करना है। एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी को अगर आप एलिवेट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो ये जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह के अंदर जो एडिमाटस जो कंडीशन होती है उसे रिलीव करने में ये हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। और अगला जो आता है ऑप्शन, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए डायरेटिक्स, कि हम बोले हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्योंकि वही वो डायरेटिक्स लेके। तो हम कोशिश करते हैं बेटा प्रेगनेंसी के अंदर अगर मेडिसिन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन है इनका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीन्स होता है कि मदर टू फीटस ये मेडिसिन जो है ट्रेवल कर जाती हैं, और ये बच्चे के अंदर भी बहुत सारे टेरेटोजेनिक जो है इफेक्ट ला देती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन से परहेज़ करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें किसी भी तरह की मेडिसिन जो है अलाउ करने की परमिशन नहीं होती है। तो हमें नॉर्मली हमें क्या करना है बेटा, तो नॉर्मली हमें ये बताना है कि उसे लोअर एक्सट्रीमिटी जो है उन्हें एलिवेट करें, और लोअर एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करने से उसे ये फ़ायदा हो सकता है कि उसके अंदर जो साइन सिम्टम आएंगे फ्लूइड रिटेंशन के, वो इतने भारी मात्रा में नहीं आके वो थोड़ा कम आएंगे, ठीक है ना, या उनको सबसाइड हो जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 106 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बढ़िया आंसर आपकी नज़र में जो है थर्ड आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 107। देखते हैं 107 को। ये 36 ईयर ओल्ड मल्टीग्रेविडा है। मल्टीग्रेविडा का मीन्स आप समझ ही गए हैं कि जो कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, हुई इज एट 14 वीक गेस्टेशन, और उसका जो गेस्टेशन का जो टाइम चल रहा है वो 14 वीक का गेस्टेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। इज शेड्यूल टू एन अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, और कौन से टेस्ट के लिए उसे शेड्यूल किया गया है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट के लिए उसे शेड्यूल किया गया है। सी आस्क द नर्स, और वो नर्स से पूछती है व्हाट डज द अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इंडिकेट, की अल्फा फीटोप्रोटीन जो टेस्ट होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा साहब। द नर्स वीस ए रेस्पॉन्स ऑन द नॉलेज दैट दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट, इसमें से कौन सी बीमारी है जिसे ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि 14 वीक का गेस्टेशन है, उस पर जो है अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट जो है डॉक्टर ने लिखा है, तो वो नर्स से पूछ रहा है कि भाई जो अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट का उद्देश्य क्या है, ये कौन सी बीमारी को जो है आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करेगा। इस तरीके से तो हमें छांटना है इसमें से। पहली चीज़ तो ये समझें बेटा, 3 टेस्ट मैंने आपको स्पेशली बताए हैं। एक होता है कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, एक कोरियोनिक हो गया, दूसरा आपका एमनियोसेंटेसिस है, और एक आपका कॉर्डोसेंटेसिस होता है। ये हम 10 से 12 वीक पे करते हैं, याद होगा मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। ये हम 10 से 12 वीक पे करते हैं, और ये वाला जो है हम कब करते हैं बेटा, 18 से 20 वीक पे करते हैं, और ये वाला जो है हम कब करते हैं, तो ये हम 15 वीक पे करते हैं। तो इस तरीके से हम इन टेस्टों को भी याद रखना होता है। और 2 टेस्ट और होते हैं हमारे पास में, एक सिकल सेल एनीमिया टेस्ट होता है, और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल होता है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि सिकल देखते ही जो टेस्ट करना है वो है सिकल सेल एनीमिया टेस्ट, और टर्म के आसपास जो करना है वो है आपका बीटा स्ट्रेप्टोकोकल, जो इन्फेक्शन के लिए जो आप टेस्ट करते हैं वो वाला टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। देखते हैं साहब अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए करेंगे, और ये तो सीधा है, आप इजीली कर पाओगे। किडनी डिफेक्ट के लिए, या कार्डियक एनोमलीज के लिए, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज के लिए। तो ये तो आप भली पति तरीके से जानते हैं। ये टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए करते हैं। डाउन सिंड्रोम के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्रोटीन का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, बढ़िया आंसर हो सकता है साहब।
अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन जो आता है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 108। देखते हैं। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, उसके लिए शेड्यूल किया गया है पेशेंट को। अब नॉन स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि जो अगला वाला टेस्ट होगा उसे हम स्ट्रेस टेस्ट बोलेंगे। आपको याद हो तो जब हमारा नॉर्सेट का सेशन चल रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो है उसके रिगार्डिंग बोला था कि वो हम ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर उसे हम स्ट्रेस टेस्ट बोल सकते हैं, या A+B बोल सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। और तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, और उसमें लिखा था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है उसे हम अदर किस नाम से जान सकते हैं, तो इसे ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट बोल सकते हैं, इसे स्ट्रेस टेस्ट नहीं बोला जाता है। पहली बात समझ जानी चाहिए। एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर द नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट मैंने पढ़ा दिया आपको इन द 37 वीक ऑफ द गेस्टेशन, कि उस महिला का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 37 वीक का है, और तब हम उस महिला के अंदर कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। इससे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट से हम क्या जानते हैं कि जो बच्चा है वो किस तरीके का रिप्लाई करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, या ड्यूरिंग जब उस पर कोई लोड आएगा, उस पर जब कोई प्रेशर आएगा, या कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो उसमें उसकी जो हार्ट है वो रिप्लाई कर पाता है, वो एक्टिव तरीके से रहता है या नॉन रिएक्टिव तरीके से रहता है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं साहब, ए नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जो नर्स है वो एक्सप्लेन करती है प्रोसीजर को। विच स्टेटमेंट डेमोस्ट्रेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पेशेंट बोले जिससे हम समझ पाएँ कि जो पेशेंट ने बोला है वो एकदम करेक्ट बोला है। कि एन IV विल बी नीडेड टू इंजेक्ट द मेडिकेशन, कि IV जो है आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी मेडिसिन। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम किसी भी तरह की मेडिसिन तो इंसर्ट करेंगे ही नहीं पेशेंट के अंदर, क्योंकि हम अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता तो हाँ IV फ्लूइड में हमें उसे ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत होती। तो यहाँ हम ऑक्सीटोसिन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत हो जाएगा। अगला, माई बेबी मे गेट वेरी रेस्टलेसनेस आफ्टर दिस प्रोसीजर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भैया जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई होप दिस टेस्ट डन नॉट कॉज माई लेबर टू बिगिन अर्ली। इस टेस्ट की वजह से क्या लेबर जो है अर्ली होगा? नहीं भाई, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं आप। जो आपके अब्डोमिनल के जो चेक करने के वाले जो ट्रांसड्यूसर होता है उसे हम क्या लगा देते हैं, अब्डोमेन पे लगा देंगे। जो चिप होती है जैसे ECG की चिप होती है ना, उसी तरीके से उसकी होती है, और उसे हम अब्डोमेन पे लगा देंगे, और मशीन होती है उसमें ECG के टाइप से वो हमारे बच्चे की हार्ट रेट और जो फिट यूट्राइन एक्टिविटी है उन दोनों को रिकॉर्ड करेगी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा साहब। इफ़ द हार्ट रेट रिएक्ट वेल माई बेबी शुड बी ओके व्हेन आई गिव बर्थ। तो अगर बच्चा जो है उसकी हार्ट रेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में रिएक्ट करती है, मीन्स उसकी बढ़ जाती है। इसका मीन्स जो मतलब ऐसा होता है 15 बीट पर मिनट बढ़ जाना 15 सेकंड के लिए नॉर्मल माना जाता है। इससे कम होती है तो उसे नॉन रिएक्ट बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि अगर वो बेबी रिएक्ट कर रहा है, उसकी हार्ट जो है रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो है बच्चा ओके रहेगा। जब वो बर्थ देगी तो बिल्कुल सही बोल रहा है साहब। इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ए क्लाइंट इन द 18 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज शेड्यूल फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी। एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी का कौन सा गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो 18 वीक हो चुके हैं, 18 वीक जो है उस प्रेगनेंसी को चल रहा है। वॉट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट। तो जो नर्स है वो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी? डू नॉट ईट फॉर 4 आवर आफ्टर द टेस्ट। कि जो टेस्ट है सोनोग्राफी करना है, तो क्या मतलब सोनोग्राफी से पहले कैसे क्या करना है हमें? 18 वीक है तो 4 आवर आफ्टर द टेस्ट कुछ नहीं खाना है। तो यहाँ पर कोई हम सर्जरी वगैरह तो करने जा नहीं रहे हैं कि आपको ये करना पड़े। दूसरा, गिव योर सेल्फ एन इनेमा द नाइट बिफोर। इनेमा देना चाहिए हमें, कोई रेक्टम के रूट से जाना नहीं है कि हम पेशेंट को इनेमा देके उसके जो कॉलम है जो कॉलन है उसे क्या करवाएं, क्लीन करवाएं, ज़रूरत नहीं है। डू नॉट यूरिनेट फॉर एटलीस्ट 3 आवर बिफोर द टेस्ट। कि कम से कम 3 घंटे से क्या है टॉयलेट नहीं जाना है बिफोर टेस्ट। हाँ साहब, टॉयलेट नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा यूट्रस को, और अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस में वो क्या रहेगा, आपके हेल्पफुल रहेगा। इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि जो पेशेंट है
वो क्या नहीं करे, टॉयलेट नहीं करे। तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि जब कोई महिला आ रही है और उसे यूएसजी करवानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम उसे एडवाइस करना चाहिए कि वो टॉयलेट करके नहीं आए, जिससे हम इजीली और बेहतर तरीके से उसे क्या कर पाएँ, एलेबरेट कर पाएँ। यू विल बी मॉनिटर क्लोजली आफ्टर वार्ड फॉर साइन ऑफ द लेबर, कि इसके बाद में सोनोग्राफी के बाद में या इस टेस्ट के बाद में हम जो है उसके साइन वगैरह देखेंगे लेबर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। तो हमें तो ये ध्यान रखना है जो उसे एडवाइस करना, और एडवाइस क्या करना है हमें कि जब भी वो महिला सोनोग्राफी कराएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेटल चेकअप करवाएगी, उस दौरान उसे क्या करना है, टॉयलेट को जो है कम से कम 3 घंटे पहले से अवॉइड करना है, स्टार्ट कर देना है या फिर डिले कर देना है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है, जो आपका ब्लैडर है वो फिल हो जाए। और ब्लैडर अगर फुल रहेगा तो बढ़िया विजुअलाइजेशन हो पाएगा किसका, यूट्रस का। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं साहब। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, तो और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं साहब। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए नर्स इज टीचिंग ए प्रीमी ग्रेविडा, एक नर्स है जो कि एक प्रीमी ग्रेविडा महिला को क्या कर रही है, टीच कर रही है, अबाउट हाउ द कैन आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ लेबर, वो बता रही है कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि लेबर जो है स्टार्ट हो चुका है, लेबर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि हमें पता है कि लेबर की एक स्टेज नहीं होती है बेटा, लेबर की 4 स्टेज होती हैं। जो पहली स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंदर क्या होता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक चलती है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर समझने की है कि यहाँ पर कहीं भी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, कि फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज किसी में भी जो आपका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो उसमें का कोई रोल नहीं रहता है। ये क्लियर है। अगली चीज़ देखें, व्हाट क्लिनिक इंडिकेटर ऑफ द लेबर वुड बी नेसेसरी द क्लाइंट टू कॉल हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर जिनसे पता लगे कि अभी जो है निकट भविष्य में जो है लेबर होने वाला है या तुरंत ही होने वाला है। तो ब्लडी शो एंड बैक प्रेशर अगर, कि ब्लडी शो आने लगे और बैक प्रेशर आने लगे, ऐसा हो जाए, ठीक है भाई। तो बैक प्रेशर आना, बैक प्रेशर आ रहा है मतलब बच्चे का ऑक्सीपिट पीछे की तरफ है, तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जो है उसको इंडिकेट कर रहा है ये प्रेशर वेशर, ये कहीं इसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगला जो है ऑप्शन देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बिकम रेगुलर और गेट स्ट्रोंगर, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे वो थोड़ा सा रेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि जो फॉल्स लेबर पेन था उसमें क्या होता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन आए थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि हम पेशेंट को एडवाइस करते थे कि वो जो है वॉकिंग करे थोड़ा बहुत, और जब वो वॉकिंग करती थी वो महिला तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो दर्द हो रहा था वो उसमें राहत उसे मिल जाती है। तो इस तरीके से, जबकि ट्रू लेबर पेन में कोई कितना भी जो है वॉकिंग करे या कुछ भी करे उसे किसी भी तरह का जो है रिलीफ नहीं मिलेगा उसकी सेहत के अंदर पेशेंट में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मेम्ब्रेन रप्चर और कॉन्ट्रैक्शन आर 5 से 8 मिनट अपार्ट में आने लगते हैं, ऐसा नहीं है साहब और जल्दी जल्दी आने लगेंगे, ठीक है ना, तो 2 से 3 मिनट में ही आने लगेंगे। कंट्रैक्शन आर 10 से 12 मिनट अपार्ट एंड लास्ट अबाउट 30 सेकेंड, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भैया वो 30-30 सेकेंड चलें और ये कहानी चलती रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आज की इसका आंसर क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन बिकम रेगुलर और गेट स्ट्रोंगर हो जाते हैं। क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में जब स्टार्टिंग की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होते हैं बेटा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो कि एक प्रिपेयर कर रहा होता है एक महिला को लेबर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसे इस लायक कैपेबल बना लेते हैं कि वो उस दर्द को जो उसके अंदर लेबर के दौरान होने वाला है उसे सहन कर पाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास कल होगी हमारी। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपका ऐसे ही प्यार बना रहे और हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।